नमस्कार मित्रों। आज हम लोग देखेंगे। हमने पिछली कक्षा में ही बताया था कि हमारे पास कुल जो कितने क्वेश्चन हैं, कुल 200 क्वेश्चन है। कितने हैं? 200 हैं। ठीक है। तो अब इन 200 क्वेश्चन जो हैं इनको हम लोग आज कवर हमने 54 कवर कर चुका है, और ये जो 200 क्वेश्चन की श्रृंखला है, आज इसमें हम लोग 55वां क्वेश्चन शुरू करेंगे। और 55 से लेके कुल 78 या 77, 77 या 78 के आसपास क्वेश्चन है। तो उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे और आंसर। ठीक है, चलिए तो पहला शुरू करते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। तो ये तो स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा। अब ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका है। तो आपको पता होगा कि प्यूरिन में जो होता है वो डबल मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, लेकिन पिरिमिडिन में जो होता है वो सिंगल। तो अब यहाँ पर डबल तो है नहीं, ठीक है, तो डबल नहीं मतलब सिंगल है, तो ये पिरिमिडीन ही होगा। अब पिरिमिडीन में आपको पता है 3 होता है, मतलब थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। ठीक है। तो अभी इसमें अब इतना तो मैंने क्लू दे ही दिया, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें देखिए एडिनाइलिक एसिड है तो एडेनिन तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि प्यूरिन हो गया। कोलेस्ट्रॉल तो होगा नहीं भाई, और एडिनोसिन भी नहीं होगा। तो इस तरह आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा यूरासिल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यूरासिल आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट G0 फेज। मतलब G0 फेज के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। तो माइटोसिस अकर्स आफ्टर G0 फेज, नहीं भाई, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती बट डिवाइड नहीं होती। तो इस तरह करेक्ट स्टेटमेंट आपका जो माना जाएगा, मतलब इनकरेक्ट फर्स्ट ही है। बाकी तो बायो कैटलिस्ट कैन बी यूज टू एग्जिट G0 फेज, मतलब एंजाइम ही हेल्प करते हैं एग्जिट करने में। सेल वॉल्यूम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस फेज। हाँ भाई, मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब सेल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बट डिक्रीज मतलब डिवाइड नहीं करेगी। सेल मेटाबॉलिकली अकर्स कंटिन्यू इन G0 फेज, तो हमने बताया था सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट डिवाइड नहीं करता, तो बात वही है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा फर्स्ट, मतलब सेल डिवाइड नहीं करती है G0 फेज में। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन 56। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। आइए 57 देखिए। 57 में आप क्या देखेंगे, पहले तो आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। अगर डायग्राम क्लियर हो गया तो फिर आप बता सकते हैं। जैसे देखिए, ए आपका क्या है, न्यूक्लियस है। सी आपका क्या है, न्यूक्लियर पोर है। डी आपका क्या है, राइबोसोम है। ई आपका क्या है, बी आपका क्या है, ये RER है। और फिर एफ क्या है, SER है। तो अब देखिए इसमें कहता क्या है कि रॉन्ग इन गिवन डायग्राम, तो कौन सा गलत दिया है। ठीक है, तो कौन सा गलत दिया है, तो आप ये देखिए। अब इसमें गलत ही बात कर रहा है, तो हमने बताया था कि इसमें आप जो देखेंगे गलत का, तो वो आपको कौन सा मिलेगा, मतलब आप देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या देखेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखिए मतलब पहले तो आप मिला लीजिए, क्या ये सही कह रहा है। तो न्यूक्लियस, ए न्यूक्लियस है भाई, ए न्यूक्लियस है मतलब ये तो सही दिया है, रॉन्ग ही पूछ रहा है। तो ए न्यूक्लियस मतलब सही है। बी न्यूक्लियोप्लाज्म, बी न्यूक्लियोप्लाज्म तो ये तो मतलब ये आपका सही नहीं है। ठीक है, रॉन्ग इन द गिवन डायग्राम, तो बी न्यूक्लियोप्लाज्म, बी कहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये तो गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग इज रॉन्ग इन द गिवन डायग्राम, तो बी भी तो गलत है। ठीक है, चलिए, अच्छा बी गलत है, मतलब बी गलत है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। और सी देखिए, सी न्यूक्लियर पोर है, तो सी मान लीजिए सही है। तो आपका देखिए जहाँ बी गलत है, तो मतलब बी आप ऑप्शन में आइए, अब उतना ज़्यादा दिमाग मत वो लगाइए। बी देखिए, तो बी आपको तो मिल ही गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर। क्योंकि भाई देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म आप देखेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होगा ना, मतलब इसके अंदर होगा। तो बट यहाँ पर ये दिखा रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो इस तरह बी गलत हो गया। तो अब आप ऑप्शन में ही देख लीजिए, यहाँ पर बी न्यूक्लियोप्लाज्म गलत है। तो अब इसमें ऑप्शन में आ जाइए, तो ऑप्शन में भी दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सी मतलब 3, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, तो यही रॉन्ग है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 57। 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। तो थोड़ा सा इसको पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। पहला देखिए, जाइगोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाई, मतलब जाइगोटीन कैसे कैरेक्टराइज होता है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये तो बात सही है भाई, सिनेप्सिस होती है। अपीयरेंस ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये भी बात सही है। फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट्स, ये भी सही है, लेकिन चियाज मेटा नहीं बनता। इस तरह A B C तीनों सही है। तो ऑप्शन आइए देखिए,
ऑप्शन में देखिए कौन सा लिखा है। हाँ, ऑप्शन में आप देखेंगे क्या लिखा है, ए बी डी ओनली नहीं भाई, बी सी डी ओनली नहीं, जहाँ डी है वो तो गलत है, मतलब ऑल एक्सेप्ट डी, मतलब फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका 58 का 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने बताया चियाज़मेटा इसमें नहीं बनता है, बाकी सब इसमें इवेंट होते हैं जाइगोटी में, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए 58 के बाद 59 देखिए, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, तो हमको भी स्लाइड को पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर नीचे स्लाइड को लाना है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज, तो बात सही करा भाई, क्योंकि आपको पता होगा कि मेटाफेज में ही स्पिंडल फाइबर ये अटैच होता है, ये बात सही है। बी क्या कहता है, एट द एंड ऑफ प्रोफेज सेल्स डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस, ये भी बात सही है भाई। प्रोफेज में आपको पता है कि जब लेट प्रोफेज में तो क्या होता है, सब जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म सब डिसअपीयर हो जाते हैं, सब क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, तो ये भी तो बात सही ही कह रहा है। चलिए, अब ये हो गया बी। सी देखिए, एट एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट्स बट क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट, तो यही बात गलत कर रहा है भाई। एनाफेज में क्या होता है, नहीं ये भी बात सही है, मतलब सी क्या कर रहा है कि एट एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट्स बट क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट, तो अब ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट मतलब कि क्रोमेटिड्स भी तो सेपरेट होते हैं, तो एक्सक्यूज मी। अब आइए ऑप्शन में देखिए, क्योंकि ऑप्शन जब आप देखेंगे तभी आपका क्लियर होगा। तो अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आप क्या देखेंगे, एक्सक्यूज मी, हाँ थोड़ा सा देख लीजिए, एक सेकेंड, ऑप्शन आपको प्रॉपर दिखना चाहिए। थोड़ा सा ये स्लाइड जो है पूरा विजिबल नहीं है, विजिबिलिटी है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। देखिए, अभी कह रहा है कि हमने बताया था ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन सी नहीं सही है, तो अब इस ऑप्शन में देख लीजिए, ए बी सी नहीं भाई, ये तो गलत है। ओनली बी, ये भी गलत है। ओनली ए नहीं, तो आपका जो करेक्ट आंसर बचता है फोर्थ, फोर्थ इज द राइट आंसर, मतलब आपका ए और बी दोनों स्टेटमेंट इज द करेक्ट बट सी इज द रॉन्ग। और पूछा भी है कि कौन सा करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका 59। आइए 59 के बाद हम लोग 60 देखते हैं। 60 क्वेश्चन देखिए, 60 तो बहुत इजी है, ये आपका 10th लेवल का, मतलब थोड़ा सा नीट से इजी ही क्वेश्चन है। चलिए, सुक्रोज इज ए कॉमन टेबल शुगर इज कंपोज ऑफ, तो आपको पता होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का ही बना होता है, तो आपका तो इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर 1 होगा। चलिए 62 देखिए क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग। तो ग्लूटामिक एसिड आपको पता है ये एसिडिक अमाइनो एसिड होगा, वैलिन आपका क्या है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, लाइसिन बेसिक, तो इस तरह मैच करा लीजिए। फर्स्ट का ए हो गया, सेकंड का सी हो गया, तो मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा पहला आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 61 हो गया। 61 के बाद आइए हम लोग 62 देखते हैं। 62 थोड़ा लेंदी है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या कहता है, फिर उसके बाद ऑप्शन पे जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो अब ये कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन हमको ढूंढना। द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम बाइकुल, नहीं भाई ये कहाँ है, ये आपका कैसे करेक्ट हो जाएगा भाई। इसमें कह रहा है कि अगर इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात ही नहीं करते। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन, तो ये थोड़ा बहुत सही है। चलिए, मतलब सेकंड सही है। आइए आगे देखते हैं। राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन जनरेशन ऑफ एटीपी, ये भी सही है। मतलब आपका सेकंड थर्ड फोर्थ ये सही है। चलिए आगे आते हैं ऑप्शन, हाँ तो ऑप्शन अब मिला लीजिए। अब आपको पता है कि केवल फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब सही है, तो अब ऑप्शन में देखिए सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, मींस दिस इज द करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट आपको पता है रॉन्ग है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इस तरह आप जो देखेंगे करेक्ट आंसर माना जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ इज द राइट आंसर एंड फर्स्ट इज द रॉन्ग। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62। 63 देखिए, पहले तो आप मैच करा लीजिए, मैच करा लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा ऑप्शन फाइंड करने में। तो अब यहाँ पर शेप देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नर्व सेल्स को देखेंगे, तो ये क्या होता है आपका ट्रैकिड को आप मिला लीजिए, ट्रैकिड इलोंगेटेड, मतलब ई का फिफ्थ हो गया, ट्रैकिड क्या हो गया, इलोंगेटेड हो गया। अब आरबीसी को मिला लीजिए, तो आरबीसी आपको डब्ल्यूबीसी आप अमीबॉयड कर लीजिए, डब्ल्यूबीसी अमीबॉयड हो गया। आरबीसी आप देखेंगे तो आपको पता है कि ये राउंड और बाई कनकेव होता है, तो ये आपका मैच हो गया। अब आपके पास बचता है कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स, ये राउंड और ओवल होता है। ठीक है, राउंड एंड ओवल कर दीजिए। अब आपके पास क्या बचता है, मीजोफिल सेल्स, तो मीजोफिल सेल्स आपको पता होगा, एक्सक्यूज मी ये थोड़ा सा
ऑप्शन जो है फिर से मैच कराना पड़ेगा। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन WBC को आप अमीबॉयड से मतलब B का 3 कर लीजिए, RBC A का सेकेंड। तो अब ऑप्शन में आइए, A का सेकेंड B का 3 मतलब फर्स्ट ऑप्शन। थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन के पास भी चलेंगे ताकि उससे हमें मैच कराने में आसानी होगी। देखिए A का सेकेंड B का थर्ड मतलब RBC आपका क्या हो जाएगा, राउंड एंड बाई कान के, और WBC हो जाएगा अमीबॉयड। और फिर नर्व सेल्स को पहले तो आप देख लीजिए A का थर्ड B का A का सेकेंड B का थर्ड, A का सेकेंड B का थर्ड इसी ऑप्शन में है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में। बाकी और आप भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए और भी ऑप्शन जो बचते हैं तो इनमें 4 है, तो ये तो होगा नहीं कभी, क्योंकि आप पहले ही मैच करा चुके हैं। तो आपको 2 ही ऑप्शन मैच कराने की जरूरत है, बाकी सब तो मिल जाए। मतलब RBC आपका राउंड एंड बाई के होगा, WBC अमीबॉयड होगा। तो इस तरह आपका फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप इसी से ही मैच करा सकते हैं। तो ये हो गया। फिर आप सी का फोर्थ देखिए, मतलब सी का आपका क्या होगा, कॉलमनरी एपिथेलियल कैसा होगा, लॉन्ग एंड नैरो हो जाएगा। और फिर डी का सिक्स्थ कर रहा है तो नर्व सेल्स क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग हो जाएगा। ट्रैकेड आपका इलांगेट हो जाएगा, ई का फिफ्थ हो गया। और मिजोफिल सेल्स क्या हो जाएगा, राउंड एंड ओवल। ठीक है, तो इस तरह आपका ये करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए ये हो गया आपका 63 के बाद 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। कंपेयर द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा देखिए, सिंथेसिस ऑफ DNA टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ इंटरफेज, तो बात सही करा भाई, ये तो सबको पता है कि एस फेज के इंटरफेज में ही होता है। एवरी क्रोमोजोम ड्यूरिंग मेटाफेज हैज़ 2 क्रोमेटिड्स। एवरी क्रोमोजोम, ये भी तो बात सही है। ठीक है, तो ये भी आपका मतलब बात सही ही कह रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो करेक्ट डिस्क्रिप्शन मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये भी सही है। एंड इज द रीजन फॉर सेकंड, ये भी सही है। तो इस तरह करेक्ट आंसर आपका जो माना जाएगा वो आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। कौन सा करेक्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड फर्स्ट इज द रीजन फॉर सेकंड। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 64। 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट, तो इलेयोप्लास्ट स्टोर स्टार्च वेयर एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, तो ये बात सही भाई, क्योंकि आपको पता है इलेयोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, और इलेयोप्लास्ट और स्टार्च, ठीक है, नहीं एमाइलोप्लास्ट होगा, तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इलेयोप्लास्ट स्टोर स्टार्च नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर ये हमको डाउट है। डाउट मतलब ये हमें नहीं लग रहा है कि करेक्ट है। चलिए देखते हैं। फिर क्या कर रहा है, करेक्ट ही पूछा है तो गलत हो गया। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम हैव ओनली 1 आर्म। अब ये कह रहा है कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम में केवल एक ही आर्म पाया जाता है, तो ये भी गलत है भाई। एक्रोसेंट्रिक में केवल एक आर्म होता है, वो तो टीलोसेंट्रिक में होता है, एक्रोसेंट्रिक में नहीं। द कोर ऑफ सीलियम और फ्लैजिला इज द बेसल बॉडी, ये बात सही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें ये मतलब जो सीलियम का कोर जो होता है, सीलिया या फ्लैजिला का, वो बेसल बॉडी से ही बना होता है, तो ये बात सही है। और करेक्ट ही पूछा है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म साइनोबैक्टीरिया व्हिच कंटेन पिगमेंट्स आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये तो सही हो ही नहीं सकता। तो इस तरह आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर, मीन्स द कोर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ बेसल बॉडी, मतलब किसका बना होता है, बेसल बॉडी का। ठीक है, चलिए तो ये देखिए अब 66 देखिए, इसमें क्या कहता है, विच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा स्टेटमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए सही नहीं है। CO2 रिडक्शन अगर डार्क रिएक्शन, बात सही है। H2 ऑक्सीडेशन अगर इन लाइट रिएक्शन, ये भी बात सही है। डार्क रिएक्शन इज एन एंजाइमेटिक फेज ऑफ फोटो, ये भी बात सही। डार्क रिएक्शन में अगर इन द डार्क इफ लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवेलेबल, ये गलत करें भाई। डार्क रिएक्शन का मतलब हमने बताया था ये मिसनोमर होता है, क्या होता है, मिसनोमर। तो मिसनोमर का मतलब अभी मत सोचिए कि डार्क रिएक्शन लिखा है तो डार्क में ही होता है, ये लाइट में भी होता है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो करेक्ट मतलब इनकरेक्ट ही पूछा है। अब कहा क्या है कि नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू मतलब आप क्या लिखेंगे, नॉट ट्रू का मतलब फोटो इनकरेक्ट ही होगा। तो इस तरह फोर्थ इज द राइट आंसर, क्योंकि फोर्थ डार्क रिएक्शन का मतलब डार्क स्टेज में नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक्सक्यूज मी 65 66, हाँ चलिए 67 देखिए। हमने बताया था इसमें आज हम लोग जो क्वेश्चन रखे हैं 78, तो बस थोड़ा सा स्लो हो रहा है, बट एक्सप्लेनेशन भी आप पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है आपके लिए। विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड, अब क्या कर रहा है कि कौन सा करेक्टली में, क्रैन जेंडर में C4 प्लांट सही है, केल्विन साइकिल C3 साइकिल में, फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल, C4 प्लांट ओनली C4 साइकिल नहीं, इसमें दोनों पाया जाता है, C3 भी पाया जाता है, दोनों साइकिल। क्योंकि आपको याद होगा तो मीजोफिल सेल्स में आपका जो होता है
मीजोफिल सेल्स में आपका क्या होता है, मीजोफिल सेल्स में आपने देखा होगा C3 साइकिल चलता है और BSC में बंडल शीथ में C4 साइकिल। ठीक है, तो इस तरह आपका ये आपका क्या हुआ, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट मुझे डाउट लग रहा है, बट ये आप याद रखिएगा, अभी मुझे क्लियर नहीं है कि किसमें कौन सी साइकिल चलती है, बट ये है कि इसमें C3 साइकिल भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा 4, 64 का 4, 67 का 4। 68 देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द फोटोफॉस्फोरेसेंस, इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं भाई, ये तो केवल क्लोरोप्लास्ट में, फोटोफॉस्फोरेसेंस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया नहीं जाता है, और ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो ये पहला ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, पहला आपका क्या करें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेसेंस डज नॉट प्लेस इन स्टोमल एम्बली, ये सही, एटीपी प्रोडक्ट ऑफ, ये भी सही है, इट फॉलो द कीमियोस्मोटिक थ्योरी, ये भी सही है। तो इस तरह आपका जो करेक्ट आंसर मानना है, इट अकर्स ओनली, यहाँ पर ओनली होना चाहिए, इट अकर्स ओनली इन क्लोरोप्लास्ट नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए 68 हो गया। 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। अब यहाँ पे क्या कहता है, थोड़ा सा ये जानिए, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर द कीमियोस्मोटिक थ्योरी, तो कीमियोस्मोटिक थ्योरी के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं। देखिए, एटीपी सिंथेसिस लिंक्ड विद द प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो ये बात सही कर रहा है भाई कि जो एटीपी सिंथेसिस होती है वो मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट से लिंक्ड होती है, तो ये तो बात बहुत ईजी है। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस जो होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट से लिंक होती है, तो ये तो बात इसकी सही ही है। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज एनर्जी, तो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज एनर्जी, तो ये भी बात सही है, मतलब फर्स्ट सही है सेकंड सही। ATPase एंजाइम एक्ट एज ए पंप टू ब्रेक प्रोटॉन ग्रेडियंट, नहीं भाई ATPase नहीं होता, ATP सिंथेज होता है। कौन सा होता है, ATP सिंथेज, जो ATP की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इस तरह थर्ड आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, मीन्स ATP सिंथेज नॉट ATPase, तो आपका थर्ड, क्योंकि नॉट ही पूछा है, नॉट करेक्ट मीन्स रॉन्ग, तो रॉन्ग है। बाकी इट इज एप्लीकेबल फॉर द फोटोफॉस्फोरेशन, ये बात सही है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो 69 का करेक्ट आंसर होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड आपका करेक्ट माना जाएगा। चलिए 69 के बाद 70 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये क्या करा, व्हाट विल बी द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड इन एब्सिस, तो आपको पता है कि जब पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पार्शियल ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस, नहीं भाई ये तो ग्लाइकोलिसिस होता है, आप देखेंगे ये ग्लाइकोलिसिस होता है, तो ये तो बात हो ही नहीं सकती। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, नहीं भाई, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है उसको मेटाबॉलिक ऑक्सीजन, तो कहाँ से कंप्लीट होगा। यूटिलाइजेशन फॉर रीऑक्सीडेशन ऑफ NADH, यही बात है, क्योंकि आप देखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, जो NADH बना रहेगा वो फिर से रीऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब NADH2 कन्वर्टेड इनटू NADH+, और वो फिर ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा। तो इस तरह आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा 70 का थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए 71 देखिए, विच वन इज द करेक्ट फॉर ग्लाइकोलिसिस, तो कौन सा, तो आपको पता है ग्लूकोलिस कंप्लीट नहीं भाई, पार्सली होता है, ग्लूकोज पार्सली, यही सही है, मतलब 71 का सेकंड है आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, 71 का सेकंड इज द राइट, क्योंकि भाई ग्लूकोज पार्सली ऑक्सीडाइज, इट प्रोवाइड 8 ATP ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं भाई 8 कहाँ से मिलता है, 2 ही मिलता है। इट इज़ द की प्रोडक्ट इज ट्रायोफॉस्फेट, ट्राई शुगर, तो ये भी गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो आपका होगा ग्लूकोज इज पार्सली ऑक्सीडाइज, क्योंकि ग्लूकोज आपका पार्सली ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस इज द पार्सली ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, किसका, ग्लूकोज का। चलिए 71 आइए, 71 के बाद अब फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 72 73, अभी थोड़ा सा और समय लगेगा, 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। विच वन इज़ द नॉट करेक्ट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आपको पता है ऑक्सीडेशन इज नॉट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बात सही कर रहा है भाई। एनारोबिक की बात कर रहे तो कहाँ ऑक्सीजन है, गेन ऑफ 2 ATP, ये भी बात सही है, मतलब 2 ATP का बनता है। NADH ऑक्सीडाइज बाई द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फंस रहा है, क्या फंस रहा है कि NADH ऑक्सीडाइज बाई, नहीं ये भी बात सही है। पायरुविक एसिड इज फॉर्म एसिटिल CO, नहीं 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 भाई, आपको पता होगा कि अगर जब ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड फिर आपका उसमें लैक्टेट में बदलेगा या अल्कोहल बनाएगा। एसिटिल CO है तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि एसिटिल CO जब बनेगा क्रेब साइकिल, तो क्रेब साइकिल कहाँ पा जाए, माइटोकॉन्ड्रियम, माइटोकॉन्ड्रियम क्या पा जाता है, ऑक्सीजन पा जाता है। तो इस तरह ही आपका, अब ये पूछा है नॉट करेक्ट, मतलब फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पायरुविक एसिड आपका एसिटिल CO में तब कन्वर्ट होगा जब ऑक्सीजन रहेगा, और यहाँ पर कह रहा है एनारोबिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए 73 देखिए, फॉर विच स्टेप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड विद द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तब ये कह रहा है कि जब रेस्पिरेशन के समय ये किस स्टेप से मैच करता है, तो लिंक रिएक्शन नहीं माना जाएगा, ग्लाइकोलिसिस नहीं माना,
ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो ये बात सही है क्योंकि भाई उसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, ईटीएस। तो ये स्टेप्स दोनों में पाया जाता है। अब यही बोला है कि विच स्टेप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड विद द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो लिंक रिएक्शन नहीं, क्योंकि भाई वो तो अलग जगह पाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो मीन्स ईटीएस जो होता है वो आपका 73 मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही बैक्टीरिया के पाया जाता है, ठीक है। थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए, अब हमने बताया था कि हाँ कुल 78 है, तो जल्दी ही ख़त्म होंगे। 77 नॉट 78 आ गया ये। देखिए थोड़ा सा अब हम लोग फास्ट ही कोशिश करेंगे, बट स्लाइड की विजिबिलिटी को हम लोग को ध्यान देना है। विच वन इज रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अभी कह रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट होता ही नहीं। तो आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को हम एटीपी सिंथेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीपी सिंथेज। और ये क्या करता है? एटीपी मतलब ऊर्जा बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एटीपी सिंथेज का काम क्या करता है? एटीपी बनाने में, यानी एटीपी जनरेट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा फोर्थ इज द राइट आंसर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो होता है वो एटीपी का पार्ट मतलब ईटीएस का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ आइए और एक देखते हैं। साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन आर एंटागोनिस्टिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो वो कह रहा है कि भाई आपको पता है सेल डिवीजन में नहीं, दोनों काम करते हैं। फोटोट्रोपिज्म में मतलब फोटोट्रोपिज्म में इनका कुल रूल होता है, हाँ भाई दोनों काम करते हैं। एपिकल डोमिनेंस नहीं। तो साइटोकाइनिन आपको पता होगा कि वो लैटरल ब्रांच को प्रमोट करता है, लैटरल ब्रांच फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब काउंटर एक्ट ऑफ ऑक्सिन। अब यहाँ पर वही लिखा है ना कि एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब काउंटर एक्ट, तो वो एपिकल डोमिनेंस, क्योंकि ऑक्सिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंसी को बढ़ाता है, बट साइटोकाइनिन क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो इस तरह ये दोनों एंटागोनिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका माना जाएगा एपिकल डोमिनेंस। ये हो गया 75 है, तो हमने बताया 77 है। चलिए दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 76 देखिए, 76 इस क्वेश्चन में क्या कहता है? मैच करा लीजिए। ऑक्सिन, पहले आप जिबरेलिक एसिड देख लीजिए। तो जिबरेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, ये बात सही कर रहा है। ऑक्सिन क्या होता है? साइटोकाइनिन आपका कोकोनट मिल्क में हो गया। एबीए क्या होता है? एबीए आपका एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और ऑक्सिन जो होता है फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। थोड़ा सा यहाँ डाउट हो रहा है, एक्सक्यूज मी। पहले तो आप दो मिला लीजिए। जिब्रेलिक एसिड को आप ले लीजिए किससे? इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक, तो ये हो गया पहला। और साइटोकाइनिन प्रेजेंट इन द मिल्क कोकोनट, मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंड का डी और थर्ड का ए। तो सेकेंड का डी थर्ड का ए देखिए, ये सेकेंड का डी थर्ड का सी नहीं भाई, सेकेंड का डी थर्ड का ए, मतलब थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर। तो आपका फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट मतलब ऑक्सिन, सही मैच कराए थे। ऑक्सिन ह्यूमन फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, और ए बी क्या होता है? वो एंटी ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा फर्स्ट बी, सेकेंड डी, थर्ड ए एंड फोर्थ सी, दिस इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट देखिए 77। इसके बाद तो फिर आपका जो क्वेश्चन है सीरीज आज 77 तक हम लोग कवर कर लेंगे। फिर अगले आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे जो बच्चे क्वेश्चन है मतलब 100, अगले वाली आने वाली क्लास में 110, 105 इस तरह कवर करेंगे। फिर दो तीन चार क्लास में हमने बताया था 25 30 क्वेश्चन का सीरीज रखेंगे, और इस तरह आपको लर्न भी हो जाएगा आसानी से, एक्सप्लेनेशन भी करें। ये देखिए 77 क्या कहता है? निगेटिव जियोट्रोपिज्म, सॉरी निगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ प्लांट शूट। तो वो कह रहा है कि निगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म प्लांट शूट्स, तो क्या प्लांट शूट किस पे डिपेंड कर? डिपेंड अपन ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपको पता है भाई। ग्रेविट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो ये बात सही कर रहा है। अब नहीं, निगेटिव बोल रहा है, तो निगेटिव मतलब कि अपोजिट ऑफ द ग्रेविटी, ऊपर की तरफ। तो पता है कि ऑक्सीजन क्या भाई ऊपर को तरफ प्रमोट करता है। डिपेंड्स अपॉन द एग्रीगेशन ऑफ स्टेटोलिथ, ये भी बात सही, मतलब स्टेटोलिथ जो होता है बैलेंसिंग ऑर्गन में हेल्प करता है। तो ये अब यहाँ पर स्टेटोलिथ का मतलब होता है कि वो भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। और रिजल्ट फ्रॉम रिलेटिवली रैपिड इलोंगेशन ऑफ सम स्टेम सेल्स, तो ये भी बात सही। तो इस तरह आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा फोर्थ इज द राइट आंसर, मतलब ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी, इस तरह तो हमने कुल क्वेश्चन 77 कवर किए हैं। कहाँ से कहाँ तक? मतलब 55 से 77। और अब आपको पता होगा कि अगर इसी महीने में आपका BPSC
TRE 3.0 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग एकदम अच्छे से लर्न हो जाइए, रेडी हो जाइए। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक्स हैं। अब इस तरह तो पैटर्न नहीं रहता, पैटर्न में तो आपको पता होगा 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो बेसिक्स आपका क्लियर होगा तो आपको एक क्वेश्चन में 10 ठो ऑप्शन दे दे तो भी आपको पता होगा तो आप आसानी से करते, जिसको नहीं पता वही कंफ्यूज होगा। तो इस तरह और नीट के एग्ज़ाम में भी ये, हालांकि ये नीट का ही पैटर्न है, बट इस क्वेश्चन को आपके और भी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं। चलिए फिर क्लास आपको समाप्त की जाती है। थैंक यू।